Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about a very important topic which is impurity and their source. ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने का पर्पज़ क्या है? आगे आपके पास टॉपिक आएगा लिमिट टेस्ट. ठीक है, वहाँ पर आपको ये समझने के लिए मिलेगा क्योंकि लिमिट टेस्ट का मतलब होता है इम्प्योरिटी पता करना. ठीक है, बेसिकली अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊँ तो लिमिट टेस्ट का मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटी पता करना. तो इम्प्योरिटी पता करना उससे पहले ये पता होना चाहिए कि इम्प्योरिटी है क्या, और उससे पहले ये पता होना चाहिए कि इम्प्योरिटी आती कहाँ से है ना. वैसे इम्प्योरिटी को हिंदी में बोला जाता है अशुद्धि. ठीक है, अशुद्धियाँ. ठीक है, जैसे कि अगर किसी कंपाउंड में कोई कंपाउंड आपका 98% प्योर है, ठीक है, उसके बॉक्स के ऊपर लिखा है कि 98% प्योर, तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर 2% इम्प्योरिटी है, उसके अंदर 2% क्या है? अशुद्धियाँ है. ठीक है, तो यही इम्प्योरिटी का बेसिक मतलब होता है. थोड़ा हम टेक्निकल वर्ड में चले जाते हैं. जैसे कि इम्प्योरिटी की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इम्प्योरिटी इज ए फॉरेन अनवांटेड मैटर विच डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल मोलिकुलर फॉर्मूला, है ना. तो इम्प्योरिटी क्या होती है? आपका एक फॉरेन पार्टिकल होता है, मतलब बाहर का एक कोई पार्टिकल होता है. ठीक है, और अनवांटेड होता है. अनवांटेड मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है ना, और वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है एक्चुअल मोलिकुलर फॉर्मूला से. फॉर एग्जांपल आपके पास बॉक्स है सोडियम क्लोराइड का. सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl, लेकिन उस बॉक्स के अंदर NaCl के साथ साथ में सल्फेट प्रेजेंट है, बेरियम प्रेजेंट है, आर्सेनिक प्रेजेंट है. तो NaCl को छोड़ के बाकी जितना कुछ है वो सब क्या है? इम्प्योरिटी है. ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है? फॉरेन पार्टिकल है, अनवांटेड मटेरियल है या अनवांटेड पार्टिकल है जो कि किसी कंपाउंड में पाया जाता है और वो उसके एक्चुअल मोलिकुलर फॉर्मूला से बिल्कुल डिफरेंट होता है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी या अशुद्धि बोलते हैं. ठीक है, और दूसरी लाइन यहाँ पे लिखी है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव एब्सोल्युटली प्योर केमिकल कंपाउंड. ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कोई केमिकल कंपाउंड कम्प्लीटली प्योर हो, 100% या 100% आपका शुद्ध हो या प्योर हो. ठीक है, इवन यहाँ तक कि आपके जो एनालिटिकल प्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं, एनालिटिकल मतलब जो लैब में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, या इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, उनको माना जाता है कि बहुत ज़्यादा प्योर है, लेकिन वो भी आपके 100% प्योर नहीं होते. उनके अंदर भी वेरी मिन्यूट ट्रेसेस, बहुत कम मात्रा में इम्प्योरिटी पाई ही जाती है. समझ रहे हो बात को? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, इवन एनालिटिकल प्योर केमिकल कंपाउंड आपका कम्प्लीटली या एब्सोल्युटली प्योर हो. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है केमिकल प्योरिटी. प्योरिटी क्या है? प्योरिटी वो है जो फॉरेन पार्टिकल या अनवांटेड पार्टिकल से फ्री है ना. कोई केमिकल कंपाउंड प्योर कब कहलाएगा? जब उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल ना हो, उसके अंदर कोई अनवांटेड पार्टिकल ना हो, तभी तो वो प्योर कहलाएगा. तो यहाँ पे लिखा है केमिकल प्योरिटी इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन मैटर्स. मैटर्स मतलब पार्टिकुलेट. ठीक है, तो आपका कोई भी केमिकल कंपाउंड प्योर तभी कहलाएगा जब उसके अंदर इम्प्योरिटी ना हो. ओके, इसके बाद इम्प्योरिटी आप लोगों को पता लगी. इसके बाद हम बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी के बारे में कि इम्प्योरिटी कहाँ से सकती है. ठीक है, बेसिकली हम इन द सेंस बात कर रहे हैं इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन. कोई हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, कोई एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, या हम कोई लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं. ठीक है, तो उस समय कहाँ से इम्प्योरिटी आ सकती है? समझ रहे हो? तो सबसे पहला पॉइंट है रॉ मटेरियल, कच्चा माल. आपको क्या होता है? टैबलेट बनाने के लिए कुछ कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है ना. अब वो कच्चा माल रॉ मटेरियल या कोई भी मटेरियल आपका कैसे बनता है? या तो किसी नेचुरल सोर्स से बनेगा, प्राकृतिक स्रोत से बनेगा, ठीक है, या फिर किसी सिंथेटिक मटेरियल से बनेगा. तो प्राकृतिक सोर्स और आपके सिंथेटिक मटेरियल को क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल में. अब कन्वर्ट करने के लिए कई प्रोसेस होंगे, कई मेथड्स होंगे, ठीक है, कई रिएजेंट यूज़ किए जाएंगे या कई तरह की रिएक्शन इन्वॉल्व होगी. तो इतने लंबे प्रोसेस के दौरान आपका क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं से इम्प्योरिटी आ सकती है. इवन नेचुरल सोर्स भी आपका जब फिल्टर किया जाता है या उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, तब भी आपकी इम्प्योरिटीज़ रहती है. जैसे कि यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल लिखा होगा फिल्थ. फिल्थ का मतलब क्या होता है? जब आपके वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं तो वेजिटेबल ऑयल्स में हाईली ससेप्टिबिलिटी होती है, मतलब वो हाईली ससेप्टिबल होते हैं किसी बैक्टीरिया को, मोल्ड को, डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने के लिए, अटैच कराने के लिए. ठीक है, तो इसका मतलब यही है आपका कि रॉ मटेरियल में भी आपके रॉ मटेरियल की वजह से भी आपका केमिकल कंपाउंड में
या आपके प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आ सकती है। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, कभी कभी क्या होता है आपके जिंक ऑक्साइड से आपका जिंक सल्फेट बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका H2SO4 यूज होगा इसको कन्वर्ट कराने के लिए, ठीक है। अब आपका जो ये H2SO4 है, ये आपके अधिकतर H2SO4 HCl जितने भी आपके मिनरल एसिड्स हैं आपके किस मेथड से बनाए जाते हैं, लेड चैम्बर मेथड से बनाए जाते हैं, ठीक है। एक आपका मेथड होता है जिसमें आपका लेड चैम्बर यूज किया जाता है, तो लेड चैम्बर मेथड के द्वारा आपके एसिड्स बनाए जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, लेड का कुछ ना कुछ हल्के से हल्का अमाउंट भी आपका इस H2SO4 में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन अगर इसमें प्रेजेंट है तो वो आपका जिंक सल्फेट के अंदर भी प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो बात को। तो किस तरीके से आपका ये रॉ मटेरियल इसको चेंज कर सकता है, ठीक है। वैसे तो आपका ये रिएजेंट का एग्जांपल है, लेकिन हम मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, सपोज दैट। तो इस तरीके से आपकी इम्प्योरिटीज आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका है मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जब आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, रॉ मटेरियल आपके पास आ गया, ठीक है, हो सकता है उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। आगे क्या हो सकता है, आगे जब आप उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है, तब कैसे कैसे इम्प्योरिटी आ सकती है। जैसे कि सबसे पहला रीएजेंट, ठीक है, आप जो रीएजेंट यूज कर रहे हो उसकी वजह से इम्प्योरिटी आ सकती है। जैसे कि यहाँ पे H2SO4 एज ए रीएजेंट यूज किया गया है, ठीक है, इसको कन्वर्ट कराने के लिए। तो H2SO4 आपका लेड चैम्बर मेथड से बना है, तो लेड की इम्प्योरिटीज में आ सकती है या किसी भी प्रोडक्ट में आ सकती है, ठीक है। दूसरा आपके H2SO4 और HCl अधिकतर यूज किए जाते हैं, तो H2SO4 से सल्फेट इम्प्योरिटी जा सकती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोराइड की इम्प्योरिटी उसके अंदर जा सकती है, ठीक है। तो जो आप रिएजेंट यूज करते हो वहां से भी संभावना होती है कि इम्प्योरिटी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है आपके रिएक्शन कई स्टेप्स में कंप्लीट होती है। जैसे कि A+B की रिएक्शन कराई, ठीक है, फिर आपका C+D बनेगा, लेकिन आपको चाहिए क्या, E चाहिए, ठीक है। या हम बात कर सकते हैं A+B से C बना और C से आपका D बना, ओके। अब आपको चाहिए था D, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट था वो क्या था, D। अगर ये C कंप्लीटली D में कन्वर्ट ना हो, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर ये C कोई केमिकल कंपाउंड है, इंटरमीडिएट है, अगर ये C पूरी मात्रा में आपका D में कन्वर्ट ना हो तो C भी D के साथ प्रेजेंट हो सकता है। और ये C क्या है, आपका अनवांटेड है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो ये भी क्या होगा, आपका इम्प्योरिटी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसके हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम आयोडीन से कराते हैं, किसको बनाने के लिए, पोटेशियम आयोडाइड को बनाने के लिए, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ साथ में आपका पोटेशियम ट्राई आयोडाइड भी बनता है, ठीक है। KiO3 आपका बनता है और साथ में आपका वाटर बनता है। अब आपको चाहिए क्या था, पोटेशियम आयोडाइड चाहिए था, लेकिन KiO3 आपका इंटरमीडिएट है। बाद में क्या होता है, जब आप इसको ड्राई करते हो, फिल्टर करते हो विद द हेल्प ऑफ चारकोल, ठीक है, तो चारकोल के साथ में इसका ऑक्सीजन अटैच हो जाता है और आपका Ki बचता है, जो कि फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, Ki में। लेकिन अगर आपका KiO3 कंप्लीटली Ki पोटेशियम आयोडाइड में कन्वर्ट ना हो तो क्या होगा, तो आपका KiO3 Ki में एज ए इम्प्योरिटी रहेगा, ओके, अशुद्धि की तरह बिहेव करेगा। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द रीएजेंट यूज्ड टू एलिमिनेट इम्प्योरिटीज, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, आपने रिएजेंट यूज किया इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए, ठीक है, लेकिन हो सकता है इम्प्योरिटी उसी की वजह से इम्प्योरिटी आ जाए। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल यूज किया था, जैसे कि आपका चारकोल, ठीक है, चारकोल आपका यूज किया गया था KiO3 को रिमूव करने के लिए, चेंज करने के लिए, किसमें, Ki में। हो सकता है आपके चारकोल कार्बन की मात्रा इसमें प्रेजेंट हो जाए, कार्बन आपको चाहिए नहीं, लेकिन कार्बन आपका क्या है, वहां पे पहुंच गया, तो ये कार्बन क्या होगा, आपका इम्प्योरिटी दूर करने आया था लेकिन खुद इम्प्योरिटी की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिएजेंट जो इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए यूज किए जाएं, लेकिन उनकी वजह से अगर इम्प्योरिटी होती है तो उसको क्या बोलते हैं,
इम्प्योरिटीज ड्यू टू रिएजेंट यूज टू एलिमिनेट इम्प्योरिटी, है ना। तो उस वजह से भी आपकी इम्प्योरिटी आ सकती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल मैटर मैंने लिखा नहीं है बोर्ड पे, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये सारे पॉइंट आपके समझने के लिए हैं। मुझे लगता है आप इनको रट्टाफिकेशन करोगे, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, सब आपकी कॉमन सेंस की बातें हैं, ठीक है, दिनचर्या की बातें हैं, ठीक है। तो इनको आप समझिए और अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए, बाकी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉल्वेंट यूज्ड, ठीक है। आपके बहुत सारे सॉल्वेंट यूज्ड होते हैं। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी, मैंने आपको बताया था, है ना। किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो लिक्विड यूज़ किया जाता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसके अंदर हम सॉलिड को घोलते हैं, ठीक है। सबसे आपका जो ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सॉल्वेंट है वो आपका वाटर होता है ना, वाटर। तो वाटर एक चीपेस्ट और इजीली अवेलेबल सॉल्वेंट है, आराम से मिल जाता है। लेकिन ये वाटर अगर आपका प्योर कंडीशन में ना हो तो ये क्या है, ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्प्योरिटीज़ प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपका कैल्शियम, क्लोराइड, सल्फेट, लेड, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि आपके फाइनल प्रोडक्ट में या उस प्रोडक्ट में जा सकती है जो आपको बनाना है, ठीक है। तो सॉल्वेंट्स की वजह से भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। इसके बाद आपका है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, एटमॉस्फेरिक वातावरण, ठीक है। जिस वातावरण में आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर वो वातावरण आपका कंट्रोल्ड नहीं है, ठीक है, वहाँ से ऐसी ही आपकी हवा गुजर रही है, वहाँ पे ऐसे ही मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, मॉइस्चर आपके मटेरियल में चला जाएगा। मॉइस्चर की आपको जरूरत नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है, अनवांटेड। मॉइस्चर क्या है, अनवांटेड, तो वो भी इम्प्योरिटी है। एयर में डस्ट पार्टिकल है, धूल के कण है, ठीक है, तो धूल के कण इम्प्योरिटी की तरह हो सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन का मतलब है वातावरण अनकंट्रोल्ड होने की वजह से आपका इम्प्योरिटीज़ क्रिएट हो सकती है या इम्प्योरिटीज़ कोज हो सकती है। तो ये क्या है आपका एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। तीसरा पॉइंट आपका है मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स, ठीक है। ये तो मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करते समय कोई ऐसी एक्सीडेंटल कंडीशन घट जाए, ठीक है, जिसकी वजह से अचानक से इम्प्योरिटीज आ जाए, समझ रहे हो। जैसे कि आपका मैं बात कर सकता हूँ मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स, पैकिंग, अगर आपने किसी टैबलेट की पैकिंग की, ठीक है, और पैकिंग में आपने क्या किया, आपके सामने 2-3 बैच चल रहे हैं, बैच मतलब अलग अलग तरह की टैबलेट बन रही है, सबका कलर सेम है, सबका साइज सेम है, शेप सेम है, आप उसकी पैकिंग कर रहे हो सकता है तीनों को आप एक स्ट्रिप में पैक कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, इम्प्योरिटीज या मिसलीड हो सकती है आपकी डोजेज को, समझ रहे हो बात को। तो दैट मीन इसका मतलब क्या है, आपका मैन्युफैक्चरिंग के दौरान होने वाली दुर्घटनाएं, उनकी वजह से भी आपका क्या हो सकता है, ठीक है, आपकी इम्प्योरिटीज आ सकती है। जैसे कि सबसे पहला आपका है पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। पार्टिकुलेट कंटामिनेशन का मतलब है पार्टिकल्स, ठीक है। आपके एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल जैसे कि सिलिका का पार्टिकल होता है आपका, ठीक है, कुछ ग्लास के पार्टिकल्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, आपके कुछ और भी पार्टिकल हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं। तो वो पार्टिकल आपकी डोजेस फॉर्म में आपके फाइनल प्रोडक्ट में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका पार्टिकुलेट कंटामिनेशन, जिसकी वजह से इम्प्योरिटी आ सकती है। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस एरर, ठीक है। प्रोसेस एरर का मतलब है आपका आप किसी मैन्युफैक्चरिंग को कर रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एरर मैंने आपको समझा रखा है क्या होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में जो आप मेथड्स यूज़ कर रहे हो, इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, मशीन्स यूज़ कर रहे हो, अगर उसकी वजह से कोई इम्प्योरिटीज़ आती है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग छन्नी से किसी मटेरियल को छान रहे हो, सीव से छान रहे हो, और सीव के जो स्टील के पार्टिकल्स हैं वो टूट के आपके उसमें चले गए, आपके मटेरियल में चले गए, तो वो स्टील क्या होगा आपका, स्टील के तार या स्टील के पार्टिकल्स क्या होंगे आपके, एज ए इम्प्योरिटी बिहेव करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस एरर भी आपका एक बहुत बड़ा इम्प्योरिटी का रीज़न हो सकता है। इसके बाद क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन का मतलब है, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट है, एक बैच आपका यहाँ पे चल रहा है, एक बैच आपका यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे आपकी ए नाम की टैबलेट बन रही है, बी नाम की टैबलेट, ठीक है। हो सकता है जब इनके पाउडर्स को आपस में, इनके पाउडर को अलग अलग अप्लाई किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, तो इसके पाउडर के मटेरियल उड़ के यहाँ पे जा सकते हैं, इसके पाउडर के मटेरियल या पार्टिकल यहाँ पे जा सकते हैं। तो पार्टिकल क्या हो सकते हैं, क्रॉस कंटामिनेट हो सकते हैं, ए के मटेरियल उसमें चला गया, बी का मटेरियल इसमें आ गया, तो दैट मीन यहाँ पे क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है, ठीक है। एयर की वजह से, एयरबोर्न, इसको हम बोलते हैं एयरबोर्न कंटामिनेशन, एयर की वजह से, ठीक है,
एयर की वजह से इधर से उड़ के उधर चला गया, उधर से उड़ के इधर आ गया, तो दैट मीन इट इज़ कॉल्ड द क्रॉस कंटामिनेशन। तो इस वजह से भी आपकी इम्प्योरिटीज क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द माइक्रोबियल कंटामिनेशन। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है उनमें शुगर यूज़ किया जाता है, और आप सभी को पता है कि शुगर हाईली ससेप्टेबल होता है टू ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रोब्स एंड फंगस। ठीक है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए शुगर रिस्पॉन्सिबल या ससेप्टेबल होता है, जिसकी वजह से आपकी इम्प्योरिटी आ सकती है। तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर इम्प्योरिटीज आती है तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ये भी आपकी इम्प्योरिटी है। पैकिंग एरर, पैकिंग एरर का मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि 2-3 टैबलेट को एक साथ पैक कर दिया, अलग अलग टैबलेट को, तो वो भी एक इम्प्योरिटी है, क्योंकि आपको वो नहीं चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, आप इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। फॉरेन और अनवांटेड 2 शब्द याद रखने हैं। आपको पत्ते के अंदर सिर्फ एक तरह की टैबलेट चाहिए थी, आपने 3 तरह की टैबलेट भर दी, तो वो क्या है, अनवांटेड है ना बाकी के 2, तो वो भी इम्प्योरिटी है। समझ रहे हो ना बात को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की अस्थिरता। ठीक है, आपका प्रोडक्ट स्थिर नहीं है। कब कब नहीं, जैसे कि मैंने बात की थी फिल्थ के बारे में, फिल्थ भी इसका एक एग्जांपल है। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं आपके, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स में आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, ठीक है, और भी आपके बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो वो क्या होते हैं, आपके ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, है ना, उनके अंदर जल्दी फंगस की ग्रोथ हो जाती है। आप अचार डालते हो घर में, अचार में जल्दी फंगस आ जाता है, क्यों, क्योंकि जो उसके अंदर ऑयल है वो हाईली ससेप्टेबल है, किसके लिए, फंगस ग्रोथ के लिए या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो फिल्थ का रीज़न भी हो सकता है आपका, जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज आ सकती है। नेक्स्ट वन इज द केमिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, केमिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, वो इनस्टेबल है किसी अदर के साथ में। मान लेते हैं किसी कंटेनर के साथ में, ठीक है, अगर आप किसी कंटेनर में, ऐसे कंटेनर में डाल देते हो, मान लेते हैं कि कंटेनर आपका ऐसा है जिसके अंदर आपने एसिड को डाला और एसिड उस कंटेनर के साथ में रिएक्शन कर ले, है ना, तो क्या होगा, उस कंटेनर के पार्टिकल एसिड में चले जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से भी आपकी क्या हो सकती है, केमिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। केमिकल इंस्टेबिलिटी में आपके बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है, मॉइस्चर आ सकता है आपका, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी आपका है फिजिकल इंस्टेबिलिटी या फिजिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाना। जैसे कि आपने कोई सस्पेंशन बनाया, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है कि आपके पार्टिकल सस्पेंड है, ठीक है, आपने कोई लिक्विड मटेरियल ले लिया, इसमें आपके पार्टिकल इस तरीके से सस्पेंड है, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपके पार्टिकल नीचे बैठ जाए, क्या हो जाए, नीचे बैठ जाए, ठीक है, आपने अच्छे से सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ नहीं किया, आपने इसको अच्छे से शेक नहीं किया, ठीक है, तो आपके पार्टिकल क्या है, नीचे बैठ गए, है ना, जबकि होना क्या चाहिए था, वो सस्पेंडेड रहने चाहिए थे। तो जो ये कंडीशन क्रिएट हुई है अनवांटेड थी, आपको ऐसा नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था कि आपके पार्टिकल प्रॉपर सस्पेंड करें। तो दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ द टू कॉज द इम्प्योरिटीज़। इसके बाद आपका है रिएक्शन विद कंटेनर या वेसल्स। ये मैंने आपको केमिकल इंस्टेबिलिटी में बताया, अगर आपका केमिकल कंपाउंड कंटेनर के साथ में या वेसल्स के साथ में रिएक्शन कर लेता है तो इट इज़ आल्सो बी द रीज़न ऑफ इम्प्योरिटीज़। नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बेसिकली टेम्परेचर इफेक्ट इज ए पार्ट ऑफ स्टोरेज कंडीशन। अगर आपकी स्टोरेज कंडीशन सही नहीं है तो आपका मटेरियल डिकम्पोज हो सकता है ना, वो ख़राब हो सकता है, ख़राब होगा तो जो आपको नहीं चाहिए वो बन जाएगा। दैट मीन जैसे कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग, अगर आपको किसी चीज़ में लिखा है कि रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पर, तो इसका मतलब होता है कि आपको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर करना है। कहीं भी लिखा है कि कोल्ड टेम्परेचर पर स्टोर करना है, तो कोल्ड का मतलब होता है 8 से 10 डिग्री सेल्सियस। कहीं भी लिखा है कूल, तो कूल का मतलब होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और आपके अगर कहीं पे ड्राई लिखा है तो ड्राई का मतलब है कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस पर, या आपके मैक्सिमम आपके 30 डिग्री सेल्सियस तक आपको उसको स्टोर करना है। दैट इज द लिटिल बिट इंक्रीमेंट इन द रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस आपका रूम टेम्परेचर होता है, इससे थोड़ा ही ज़्यादा आपका क्या है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपकी जो वैक्सीन्स होती है, ठीक है, वैक्सीन्स आपके रेफ्रिजरेटर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टोर की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको स्टोर कर देते हैं कूल टेम्परेचर पे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा, आपकी वैक्सीन्स बेकार हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगी, डिकम्पोज हो जाएंगी।
इसकी वजह से क्या होगा, आपके प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आ सकती है। जैसे कि आपको मान लेते हैं कोई इंजेक्शन है, इंजेक्शन आपके अधिकतर, ठीक है, कूल टेम्परेचर पर स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, आपको टैबलेट ड्राई प्लेस में स्टोर करनी थी 30 डिग्री सेल्सियस पर, आपने उसको कोल्ड में कर दिया स्टोर, तो टैबलेट बेकार हो जाएगी। तो दैट मीन जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है उसी पर स्टोर करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो मटेरियल आपका डिकम्पोज हो सकता है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं, या वो खुद इम्प्योरिटीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। गोट इट? तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द इम्प्योरिटीज़ एंड द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, इसके बारे में मुझे लगता है रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वीडियो को एक बार बैक करके देख सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं है। इसमें बस ये है कि अशुद्धि क्या है और अशुद्धि कहाँ कहाँ से आ सकती है। जब आपको ये पता लग जाएगी कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, तो हर एक स्टेज में इम्प्योरिटी आ सकती है। रॉ मटेरियल होता है पहली स्टेज, कच्चा माल लाओ, उसको बनाओ, उसको मतलब मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करो, है ना, उसकी प्रिपरेशन करो, वहाँ पे आ सकती हैं। फिर पैकिंग करते हैं, बाद में पैकिंग के दौरान आ सकती है। फिर स्टोर करते हैं, स्टोर के दौरान आ सकती है। ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आ सकती है। ठीक है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करने के दौरान आ सकती है। आप ये भी कर सकते हो, बाकी अपने कॉमन सेंस को यूज़ करके खुद भी पॉइंट बना सकते हो कि इम्प्योरिटीज़ कहाँ कहाँ से आ सकती है। ओके, तो अगेन इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। इसके बाद हम लोग लिमिट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।